हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटीजे में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, यानी कि आज से ही हमारे चैनल पे अंतिम के 5 दिनों के लिए 5 लगातार सेट्स की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे सेट्स की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप दरोगा के एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 7 नंबर आपके यहीं से आने वाले हैं। और एक गाइज बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल का जो प्रैक्टिस सेट में मुझसे मिस्टेक हुआ तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं। और फ्रेंड्स देखिए, मिस्टेक हुआ यूँ कि जिस बुक से हमने उन क्वेश्चंस को लिया था तो उस बुक में जो उसका आंसर की था, उस आंसर की में ही बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी गई थी, जिसकी वजह से आपका कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे रॉन्ग हो गया था। तो उसी प्रैक्टिस सेट को हमने फिर से आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगले आने वाले प्रैक्टिस सेट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले उन प्रश्नों को खुद जांच किया जाएगा और जांच करने के बावजूद ही आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको फिर से सॉरी बोलता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनुच्छेद 221 के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि समावर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान के शासक नादिर शाह के 1739 ईस्वी के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मोहम्मद शाह थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि टाइफाइड रोग के वाहक हैं कौन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बालू मक्खी, ये टाइफाइड रोग के वाहक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्टज हैं क्या। तो पहला में कह रहे कि नाइट्रोजन सिलिकेट, तो ये भी नहीं। दूसरा में कि कैल्शियम सिलिकेट, तो ये भी नहीं। तीसरा में कि सोडियम सिलिकेट, तो ये भी नहीं। और चौथा में कि मैग्नीशियम सिलिकेट, तो ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है क्या, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्टज होते हैं क्या। तो एक बार फिर से जान लीजिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस देश के संविधान से समावर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समावर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख प्रस्तावनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ये सभी भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्न में से किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कुद नृत्य जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में श्रेय दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कनिष्क ने अश्वघोष को अपने दरबार में श्रेय दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार कहाँ विस्तृत है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में बिहार विस्तृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, संथाली, डोगरी तथा मैथिली के संविधान में जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि संविधान का 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति संरक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो पहला में कह रहे कि दास प्रथा का अंत 1562 में किया था, तो ये मिलान आपका सही है। अगला है कि जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, तो ये भी सही है। अगला है कि दीन इलाही की स्थापना 1582 में, तो ये भी सही है। और डी में कि इलाही संवत की शुरुआत 1585, तो ये आपका गलत है। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुआ था, तो यह ऑप्शन नंबर डी यहाँ सबका करेक्ट आंसर बन जाता है। आप इसे याद रखिएगा कि इलाही संवत की शुरुआत कब की गई, तो 1583 ईस्वी में, न कि 1585। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पंज क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि स्पंज एक प्रकार के जंतु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अंतःफल भी थी और मध्य फल भी थी, ये केले के खाने योग्य हिस्से कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कलकत्ता शहर में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2020 में किसे भारतीय रिजर्व के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि माइकल देवव्रत पात्रा को जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। अगला प्रश्न देखते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट EIU द्वारा जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स सूची लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला में करें कि 21वां, तो ये आपका गलत है। बी में कि 51वां, तो ये भी गलत है। सी में कि 41वां, तो ये भी गलत है। और डी में कि 31वां, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत का स्थान 53वें स्थान पर रहा है भारत, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने
अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन की स्थापना का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रार्थना समाज का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है? तो पहला में है घाघरा, दूसरा में है रामगंगा, तीसरा में है गंडक और चौथा में है कोसी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि केवल 1, 3 और 4, यानी कि घाघरा, गंडक और कोसी ये गंगा की सहायक नदियां हैं और इनका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में निम्न में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय हैं? तो पहला में कोचीन, दूसरा में है मुंबई पत्तन, तीसरा में विशाखापट्टनम और चौथा में है चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि केवल 1, 2 और 3, यानी कि कोचीन, मुंबई पत्तन और विशाखापट्टनम ये भारत के प्राकृतिक पोताश्रय हैं। और जो चौथा में चेन्नई, तो ये नहीं है, ये कृत्रिम पोताश्रय है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीला थोथा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्वारेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। कौन? तो एक्वारेजिया। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्न में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण करने के लिए आया था। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरंदर की संधि निम्न में से किस किस के बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैन साहित्य है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कल्पसूत्र ये एक जैन साहित्य है और इसके रचयिता का नाम है आचार्य भद्रबाहु। आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस काल के प्राचीन सोने के सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गुप्त काल के प्राचीन सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 14.5 अंक लेकर अंतिम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बिहार रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हेन सांग ये चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज का उद्घाटन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा नागौर में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला में कह रहे कि 1921 में हड़प्पा की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। तो ये कथन आपका गलत कह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था और जो यहाँ पे रखाल दास बनर्जी लिखा गया है तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। और बाकी का ये जो तीनों लिखा गया है ये तीनों इसके संदर्भ में सही है, केवल ऑप्शन नंबर ए गलत लिखा गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस ऋग्वैदिक नदी का प्राचीन नाम परुशड़ी था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रावी नदी का नाम परुशड़ी था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में पशुवध निषेध की बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में पशुवध निषेध की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जेबी कृपलानी थे। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप हमारे अंतिम के 5 दिनों के लिए जो मैं आपको सेट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, तो अगर आप केवल उन्हीं सेट्स की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप दरोगा का एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आप सभी से माफ़ी मांगता हूं कि कल जो प्रैक्टिस सेट में मिस्टेक्स हुई थी तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगला प्रैक्टिस सेट में आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, सो थैंक यू।